एक ऐसा प्ले बॉय जिसने लड़कियों के दिल चुराने के साथ साथ $60 मिलियन की भी चोरी की, जिसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी चोरियों में शुमार किया जाता है। 1 घंटे से कम समय में उसने लंदन की नाइट्स ब्रिज पब्लिक सेफ को लूटने की हिम्मत दिखाई। ना उसके सामने सेफ की सुरक्षा टिक पाई और न गार्ड्स की बंदूकें। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि धोखाधड़ी, लूटपाट और पैसे ठगने की साजिशें दौड़ती थीं। वो आम जनता के लिए एक डैशिंग पर्सनैलिटी था और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, जिसने ब्रिटेन की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस केस ने ब्रिटेन की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल कर दिया और चारों तरफ बस एक नाम गूंजने लगा, वैलेरियो विचई। लेकिन कौन था ये वैलेरियो और कैसे इसने ब्रिटेन में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया? ये जानने से पहले हमें वैलेरियो की कुंडली खंगालनी होगी, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है 1955 से, जब इटली की राजधानी में वैलेरियो ने पहली बार आंखें खोली। चेहरे पर मासूमियत, प्यारी सी मुस्कान और शरारती हरकतों से वैलेरियो परिवार में रौनक लगाए रखता था। वैलेरियो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर और भाई वकील थे, जबकि माँ पर्सनल बुटीक की मालकिन थी। सभी फैमिली मेंबर काफ़ी डिसेंट, रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट थे, लेकिन वैलेरियो की डिक्शनरी में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। जहाँ बच्चे बचपन में खेल खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, वहीं वैलेरियो अतरंगी हरकतें करता था। बच्चों का सामान चुराना, उनके साथ मारपीट करना उसका शौक बन चुका था, जो वक्त के साथ जुनून में बदलता चला गया। और 17 साल की उम्र में वैलेरियो ने कुछ ऐसा किया कि पूरा टाउन सन्न रह गया। 6 जनवरी 1972 को 17 साल का वैलेरियो अपने एक दोस्त के साथ रात के घनघोर अंधेरे में एक टेलीविजन टावर के पास पहुंचा और उसे जोरदार ब्लास्ट से उड़ा दिया। और इस तरह उसने अपने आपराधिक करियर की धमाकेदार शुरुआत की। उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और उसकी पहचान एक बिगड़ैल लड़के के रूप में होने लगी थी, जिसके चलते वो कई बार पुलिस के शिकंजे में भी आ गया। लेकिन जेल में रहना उसके लिए शर्म की बात नहीं, बल्कि क्रिमिनल वर्ल्ड को और करीब से जानने का ठिकाना था, जहां वो अपराधियों से उनकी चोरी, लूटपाट और कत्ल तक का हुनर जानता था। वैलेरियो का लाइफ टाइम फेवरेट सब्जेक्ट रहा दूसरों के पैसे कैसे चुराए जाएं, जिसे वो डीपली स्टडी करता था। जेल से रिहाई मिलने के बाद भी वैलेरियो के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो तो और ज्यादा बेखौफ होकर आसपास के गांव में लगे पोस्ट ऑफिस को लूटने लगा। लेकिन उसका लुक, स्टाइल और बातें ऐसी थीं कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता था और कई महिलाओं को तो उसने बातों के जाल में फंसा कर लूटा, जिसकी वजह से उसे कई बार जेल जाना पड़ा। हालात ये हो गए थे कि वैलेरियो के लिए अब जेल नहीं बल्कि उसका इंस्टीट्यूट बन चुका था, जहां रहने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20वीं सदी के लास्ट तक वैलेरियो एक फेमस क्रिमिनल बन चुका था। जब भी कभी कोई चोरी या लूट होती, पुलिस उसके घर तलाशी लेने जरूर आती, जिससे वैलेरियो भी अब काफी परेशान हो चुका था और उसने पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए देश छोड़ना ही बेहतर समझा और अपना बैग पैक कर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हो गया, जहां उसने फेक पासपोर्ट की मदद से पुलिस को चकमा देने के लिए एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया। और कुछ दिन वहां रहने के बाद वो लंदन चला आया। लेकिन यहाँ के अंग्रेजी माहौल में सेटल होना शुरुआत में वैलेरियो के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। लेकिन जल्द ही उसने अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल कर फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी सीख ली और मौज मस्ती के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए। और सब कुछ सेटल होने के बाद उसने अपराध की दुनिया में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और सबसे पहले निशाना बने ब्रिटिश बैंक, जिन पर वैलेरियो ने पैनी नज़र बनाए रखी। कब बैंक में भीड़ कम रहती है, कब गार्ड्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कैमरे कितने हैं, ऐसी तमाम बातों की डीप जानकारी लेने के बाद उसने एक के बाद एक करीब 5 बैंकों को लूट लिया। वो तूफान की तरह बैंकों में घुसता और चंद मिनटों में ही बंदूक की नोक पर पैसे लूटकर हवा हो जाता और फेस कवर होने के चलते उसे कोई पहचान भी नहीं पाता था। वैलेरियो का मानना था कि ये बैंक दूसरों के पैसे चुराने का बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए उसने ज़्यादातर बैंकों को लूटा और खुद को बचाने के लिए उसने पैसों को अपने अपार्टमेंट में ना रखकर पास के ही एक प्राइवेट डिपॉजिट बॉक्स में रखा, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी जाए तो पुलिस के हाथ ना सबूत लगे और ना पैसा। अब वैलेरियो के पास इतना पैसा था कि वो एक लैविश लाइफ जी सकता था, इसलिए उसने सेंट जॉन्स वुड इलाके में एक शानदार घर लिया। वैलेरियो दुनिया के सामने खुद को एक इटालियन रिपोर्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता था, जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था। वैलेरियो की पर्सनैलिटी और बातें ऐसी थीं कि कोई भी उसके जाल में आसानी से फंस जाता था। इसी झूठ और शोहरत के दम पर उसने कई अमीर दोस्त बनाए थे, जिनकी अमीरी को देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन होती थी, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह अमीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था।
जिसका रामबाण उपाय भी उसे इन्हीं अमीरों से मिला। दरअसल बातचीत के दौरान वेलेरियो को पता चला कि अमीर लोग अपना सारा कैश, ज्वेलरी और जितना भी कीमती सामान होता है उसे लंदन के सबसे बड़े डिपॉजिट सेंटर में रखवाते हैं, जिसका नाम था नाइट्सब्रिज। ये एक तरह की तिजोरी थी जहां अमीरों का खजाना पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता था। ये जानने के बाद अगले ही दिन वेलेरियो नाइट्सब्रिज डिपॉजिट सेंटर पहुंच जाता है, जो लंदन में सबसे सेफ प्लेस माना जाता था। और अब वेलेरियो इसमें ही चोरी की सेंध लगाने का मन बना चुका था। पर जब वो नाइट्सब्रिज के अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड और कैमरों का पहरा है। वॉल्ट्स की सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक लॉक, 2 फीट मोटी कंक्रीट की दीवारें, बुलेट प्रूफ ग्लास और वीडियो सर्विलांस को देखकर वेलेरियो को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ किसी भी डाकू की साजिश रंग नहीं ला सकती थी और वो खुद भी अपने पुराने पैटर्न से चोरी नहीं कर सकता था, बल्कि इसे लूटने के लिए फुल प्रूफ प्लान की ज़रूरत होगी। सबसे पहले वेलेरियो ने नाइट्सब्रिज सेंटर के स्टाफ के बीच अपनी एक पहचान बनाने का फैसला किया और खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिखाकर हर रोज़ वहाँ पैसे जमा कराने शुरू कर दिए, जिससे उसकी जान पहचान तो बढ़ ही गई, साथ ही रोज़ आने जाने से उसे नाइट्सब्रिज के बारे में भी जानने का मौका मिल गया। इसके बाद वेलेरियो ने सेंटर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कौन कब अंदर आता है, कब बाहर जाता है, किस टाइम ज़्यादा रश रहता है और कब सिक्योरिटी कम होती है। ये सब बाहरी जानकारी थी। उसे अंदरूनी जानकारी के लिए भी किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसे अंदर की एक्टिविटी के बारे में बता सके। इसलिए उसने नाइट्सब्रिज के मालिक परवेज़ लतीफ़ से दोस्ती कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा मददगार साबित हुई लतीफ़ की गर्लफ्रेंड, जो सब कुछ जानती थी। इसलिए वेलेरियो ने उसे ही पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे मैक्सिमम डिटेल्स हासिल कर ली। नाइट्सब्रिज के अंदर लाखों डॉलर भरे पड़े थे। ऐसे में उन्हें चुराने के लिए उसे बहुत ही सावधानी, सटीक प्लान, बॉक्सेस को तोड़ने के लिए औजार, लूटे गए माल को रखने के लिए एक सेफ ठिकाना और कई सारे लोगों की मदद की ज़रूरत थी। साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि शाम 5:30 से पहले ही उसे नाइट्सब्रिज से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी चीफ पहरेदारी पर आएगा। वेलेरियो को यह सारा पैसा अकेले चाहिए था, इसलिए उसने पार्टनर नहीं बनाए, बल्कि किराए के छोटे छोटे बदमाशों का सहारा लिया। उन पर जमकर पैसे खर्च किए, खाना खिलाना, पेट भर शराब पिलाना और काम के बदले मोटी रकम देना। ये सभी चीज़ें देखकर बदमाश भी उसके लिए काम करने को राजी हो गए। सभी तैयारी करने के बाद अब वेलेरियो अपने करियर की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए तैयार था। और फिर आई 12 जुलाई 1987 की तारीख, जब वेलेरियो अपने एक दोस्त के साथ डिपॉजिट सेंटर पहुंच गया और अपने दोस्त को एक नए क्लाइंट के रूप में दिखाकर उसे सेफ तक ले गया। ओनर लतीफ़ को भी कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने सेफ का पूरा विजिट कराया और फिर दोनों को एक प्राइवेट रूम में भी ले गया, जहां ना कोई कैमरा था और ना ही सिक्योरिटी। बस यही मौका देखकर वेलेरियो ने लतीफ़ को गन पॉइंट पर ले लिया और वेलेरियो के कहने पर लतीफ़ ने कैमरा सर्विलांस की निगरानी कर रहे गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो क्लाइंट्स को डिपॉजिट एरिया की सेफ्टी चेक करवाएं। जैसे ही गार्ड उन्हें लेकर सेफ्टी बूथ में पहुंचा, वेलेरियो ने उसे भी बंदूक की नोक पर ले लिया और उसके हाथ बांध दिए। इसके बाद वेलेरियो ने लतीफ़ से ज़बरदस्ती फ्रंट डेस्क पर कॉल करने को कहा और लतीफ़ ने एक गार्ड को बहाने से बुला लिया। जैसे ही गार्ड ऑफिस में दाखिल हुआ, वेलेरियो ने उसे भी पकड़कर बांध दिया। इस तरह उसने एक एक कर तीनों गार्ड्स को अपने कब्जे में कर लिया और अब बारी थी सेफ को लूटने की, जिसके लिए वेलेरियो ने किराए के बदमाशों को बुलाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने न तो कोई रिस्पॉन्स दिया और न ही डिपॉजिट सेंटर पहुंचे। ये देख वेलेरियो ने अपने दोस्त को गार्ड्स की निगरानी के लिए यहीं छोड़ दिया और खुद उन्हें बुलाने के लिए गया। जब वहां जाकर उसने उनका वॉकी टॉकी चेक किया तो पता चला कि वॉकी टॉकी गलत फ्रीक्वेंसी चैनल पर ट्यून हो गया था। वेलेरियो जल्दी जल्दी उन्हें डिपॉजिट सेंटर लेकर पहुंचा और 4 बजे के दौरान औजारों से तिजोरियों को तोड़कर माल निकालना शुरू कर दिया। इनके पास सिर्फ 5:30 तक का टाइम था। ये लोग अपने शेड्यूल से 20 मिनट पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ चलाए और 5:30 5000 बॉक्सेस में से 120 बॉक्सेस का खजाना अपने बैग्स में भर लिया। इस जल्दबाजी में वेलेरियो को चोट भी लगी, लेकिन वो रुका नहीं और डिपॉजिट सेंटर से निकलने से पहले उसने वादे के मुताबिक लतीफ़ को भी काफ़ी सारा कैश दिया, क्योंकि उसी की मदद से ये चोरी पॉसिबल हो पाई थी। जबकि टीम की नज़रों में लतीफ़ भी एक होस्टेज ही था। गार्ड्स के आने से पहले सभी ने अपनी ड्रेस चेंज की और फिर एक गाड़ी में सारा माल भरकर वहां से निकल गए। 5:30 पर जब नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी एडवाइज़र पहरे पर आया, तब तक गिरोह फरार हो चुकी थी।
वेलेरियो अपने साथियों से अलग होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा था और पूरा डिपॉजिट सेंटर बिखरा पड़ा था। लतीफ़ ने भी एक विक्टिम की तरह अपना डर, सदमा और गुस्सा जाहिर किया। लतीफ़ ने चोरी से पहले पुराने गार्ड्स को हटाकर नए गार्ड्स तैनात किए थे ताकि वो वेलेरियो को पहचान न सके। पुलिस ने मदद की उम्मीद में कैमरे चेक करने की कोशिश की, पर अफसोस कैमरे भी खराब थे। एक डिपॉजिट सेंटर की ये लापरवाही देख पुलिस भी सन्न रह गई और मौके पर जेम्स गोल्डी नाम के एक जासूस भी मौजूद थे, जो इस पूरी सिचुएशन को देख समझ चुके थे कि ज़रूर इतनी सटीक रॉबरी किसी अंदरूनी जानकार की मदद से ही हुई है। लेकिन वो था कौन और कितने डॉलर्स की चोरी हुई, ये सवाल पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े थे, क्योंकि बॉक्स में कितना कैश और ज्वेलरी थी ये सिर्फ उनके ओनर्स ही जानते थे। फिर भी मोटा मोटा हिसाब जोड़कर ये पता चल चुका था कि लाखों डॉलर्स का सफाया हो चुका है। लेकिन ये सब किया किसने है, ये जानने के लिए पुलिस सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है, पर कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस जानती थी कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, वरना लूटे हुए पैसों का सफाया हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वेलेरियो उनकी पहुंच से बहुत दूर देश छोड़कर ही भाग गया है। धीरे धीरे रॉबरी की खबर नाइट्स ब्रिज की दीवारों से निकलकर आम जनता तक भी पहुंच जाती है। जिनका भी कैश डिपॉजिट सेंटर में था वो सब अपने नुकसान का पता लगाने के लिए बाहर कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और जेम्स निकोलसन इस पूरी स्टोरी को कवर करते हैं, जिससे मीडिया गलियारों में भी नाइट्स रॉबरी की चर्चा होने लगती है, जिससे पुलिस पर और ज़्यादा दबाव बनने लगता है। लेकिन इस रॉबरी का खुलासा करना और चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। हर तिजोरी को चेक करने में ही पुलिस को 8 दिन लग गए थे, जबकि रॉबर्स की पहचान करने के लिए न तो पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज थी और न ही कोई पहचान। यहाँ तक कि डिपॉजिट सेंटर का स्टाफ भी चोरों की पहचान करने से साफ इनकार कर रहा था। यहाँ तक कि सेफ के मालिकों को भी नहीं पता था कि उन्होंने कितना कैश और ज्वेलरी बॉक्सेस में रखा था, जिससे पुलिस के लिए ये जानना और ज़्यादा मुश्किल हो गया कि कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी सेफ में रख दी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वो इस चोरी के बाद पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और इस सब का जिम्मेदार नाइट्स ब्रिज की असुरक्षा प्रणाली को माना जा रहा था। कुछ परिवार अपने सामान को वापस मांग रहे थे, तो कुछ फैमिलीज कभी पुलिस के पास मदद के लिए नहीं पहुंची, बल्कि खामोश रहीं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि बॉक्सेस में कितना सामान था। मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्स ब्रिज की रॉबरी का जिक्र था और इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा जा रहा था। दिन बढ़ने के साथ साथ लोगों का गुस्सा, सरकार का दबाव और पुलिस की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी और हर कोई लूटी हुई रकम का अलग अलग आंकड़ा पेश कर रहा था। किसी ने 50 लाख कहा तो कोई 90 लाख का नुकसान गिनाता नजर आया। और जब लोगों को पता चला कि बॉक्सेस में क्या क्या बेशकीमती सामान रखा हुआ था, तो उनकी दिलचस्पी इस रॉबरी में और ज्यादा बढ़ गई। पुलिस दिन रात रॉबरी को सॉल्व करने में जुटी रहती है। डिपॉजिट सेंटर के हर कोने की बारीकी से जांच होती है और इसी के बीच पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगता है, जो कि खून से सना एक फिंगरप्रिंट था। और यह फिंगरप्रिंट किसी और का नहीं बल्कि वेलेरियो का ही था, जिसे चोरी के दौरान चोट लगी थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और इसी नज़रअंदाजी के चलते उसका फिंगरप्रिंट पुलिस के हाथ लग गया, जो इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी भी साबित हुआ। हालांकि पुलिस के हाथ एक सबूत तो लग गया था, लेकिन उससे केस की परतों को हटाकर सच्चाई तक पहुंचना अब भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि पुलिस नहीं जानती थी कि यह फिंगरप्रिंट किसका है। सस्पेक्ट्स से मैच करना एक आखिरी ऑप्शन नजर आ रहा था, लेकिन सस्पेक्ट्स की लिस्ट भी लंबी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज रॉबर्स के 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों नाम थे, इसलिए पुलिस भी घनचक्कर बन जाती है, पर हिम्मत नहीं हारती। केस को सुलझाने के लिए लतीफ से भी पूछताछ की जाती है। आखिर 12 जुलाई को हुआ क्या था, क्योंकि सबसे पहले उसे ही हॉस्टेज बनाया गया था और पूरी रॉबरी उसी के सामने हुई थी, इसलिए उसे ही निशाने पर लिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि लतीफ ने 1 साल पहले ये सेफ डिपॉजिट कंपनी खरीदी थी, लेकिन वो जिम्मेदार इंसान नहीं था बल्कि कोकीन का आदी था, जिसकी जिंदगी कोकीन और अपनी गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लतीफ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने के बाद पुलिस लतीफ से पूरी वारदात की जानकारी लेती है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब उससे प्रैक्टिकली पूछती है। लतीफ भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ छोटे मोटे कई सबूत लगते हैं जो लतीफ की बताई गई कहानी से मैच कर रहे थे, जिससे पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि लतीफ सच बोल रहा है। यह पूरा केस स्कॉटलैंड यार्ड सॉल्व कर रहा था, जो रॉबर्ट्स तक पहुंचने के लिए अपने एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की मदद लेता है।
अब तक जांच में ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये चोरी किसी अंदरूनी जानकार की मदद से हुई है, जिसका खुलासा रॉबर्स ही कर सकते थे। इसलिए टीम लंदन से लेकर पूरे यूनाइटेड किंगडम तक की क्रिमिनल फाइलों को खंगालती है। चोरी, डकैती और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हर शख्स को निशाने पर लिया जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती और न ही सस्पेक्ट्स के फिंगरप्रिंट क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं, जिससे टीम को समझते देर नहीं लगती कि या तो रॉबर्ट देश में ही कहीं छुपकर बैठा है या फिर देश से फरार हो चुका है। इसलिए अब टीम इंटरपोल से कांटेक्ट करती है और फिंगरप्रिंट भेजकर असली क्रिमिनल को ढूंढने में मदद मांगती है। दरअसल इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन दुनिया भर की पुलिस को संगठित अपराध, आतंकवाद और दूसरे गंभीर मामलों को सुलझाने में मदद करता है, डेटा शेयर करता है और साथ ही टेक्निकली हेल्प भी प्रोवाइड करता है। इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन कई देशों की मदद करने का काम करता है और इसी की मदद से पुलिस को नाइट्स ब्रिज रॉबरी के लुटेरे को पकड़ने में कामयाबी मिली। कुछ समय बाद जब इटालियन ऑफिसर्स ने ब्रिटेन पुलिस से कांटेक्ट कर उन्हें एक बड़ी जानकारी दी और बताया कि जो फिंगरप्रिंट भेजा गया है उसका मालिक और कोई नहीं बल्कि वेलेरियो है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स में उसकी पूरी डिटेल दर्ज थी और उसका फिंगरप्रिंट क्राइम सीन वाले फिंगरप्रिंट से एकदम मैच करता था। पुलिस को वेलेरियो पर शक इसलिए भी था क्योंकि उसकी हिस्ट्री एक खतरनाक, शातिर और माहिर रॉबर के रूप में रही थी और फ्रांस में उसने कई सारे बैंकों को लूटा था और ये केस भी लूटपाट से ही जुड़ा हुआ था। इटली पुलिस ये भी बताती है कि जिस दौरान ये चोरी हुई थी उस समय वो लंदन में ही मौजूद था। इतनी बड़ी डकैती करने के बाद वो ब्रिटेन पुलिस के शिकंजे से बचकर अपने देश फ्रांस में ऐश से रह रहा था, दिल खोलकर अपने सारे शौक पूरे कर रहा था, अनगिनत खूबसूरत लड़कियों के साथ हसीन दिन गुजार रहा था जो कि उसका सपना था। वेलेरियो के लिए डकैती करना सिर्फ जरूरत या शौक नहीं था बल्कि जुनून, पैशन और जिद थी जिससे उसे किक मिलती थी। वेलेरियो के लिए पैसा हाथ का मैल था, रॉबरी उसकी रोजी रोटी का जरिया थी, इसलिए उसने कई गिरफ्तारियों के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। कई रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि वेलेरियो ने 32 साल की उम्र तक करीब 50 से ज्यादा रॉबरी को अंजाम दिया था, यानी जितनी उसकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा तो डकैतियों का नंबर था। वेलेरियो ना तो कभी पुलिस से डरा और ना ही कानून से। वो हमेशा खुद को नंबर 1 पोजीशन पर देखना चाहता था, फिर चाहे रॉबरी में ही क्यों ना हो। उसका मानना था कि अगर कभी रॉबरी का जिक्र आए तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला नाम उसी का आना चाहिए। वो एक आज़ाद, ऐशो आराम से भरपूर जिंदगी बिताने का सपना देखता था जो अब हकीकत में तब्दील हो चुका था। वो हमेशा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह खुद को दुनिया के सामने पेश करता। हाई क्लास ब्रांडेड कंपनी लुई वुइटन का ब्रीफ केस, हाथ में चमकती रोलेक्स घड़ी और शरीर पर एक महंगा सा सूट। इस गेटअप में देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता था कि क्या सच में वेलेरियो एक चोर या डकैत है। वो महिलाओं के बीच भी काफी फेमस था, जिसके चलते उसे प्ले बॉय का टाइटल भी दिया गया था। ये सब जानकारी मिलने के बाद ब्रिटेन पुलिस के शक की सुई भी वेलेरियो की तरफ मुड़ गई, लेकिन सवाल ये था कि वो उसे पकड़े कैसे, क्योंकि ना तो इटली पुलिस जानती थी कि वो कहाँ है और ना ही ब्रिटेन पुलिस। लेकिन इतना कंफर्म था कि वो अपने ही देश में छुप कर रह रहा है और उसे पकड़ने का काम बहुत ही चालाकी, खामोशी और सतर्कता से करना होगा, क्योंकि वेलेरियो पहले भी कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। इसलिए अगर उसे जरा भी गिरफ्तारी की भनक लगी तो वो कहीं और शिफ्ट हो सकता था। कहीं ना कहीं अधिकारियों को लग रहा था कि शायद वेलेरियो लंदन में रह रहा है, इसलिए इटालियन पुलिस ने पहले लंदन में छानबीन करने को कहा और फिर स्कॉटलैंड यार्ड को उसे गिरफ्तार करने का कहा। इस तरह एक शख्स को पकड़ने के लिए अब 2 देशों की पुलिस जुटी हुई थी। पूरे ब्रिटेन में उसका नाम गूंज रहा था। कोई उसे भला बुरा कह रहा था तो कोई उसके दिमाग को देखकर उसे सैल्यूट कर रहा था, और लड़कियों के बीच तो वो कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया था। उसके चार्मिंग लुक पर लड़कियां फिदा थीं। वेलेरियो के कानों तक भी अरेस्ट वारंट की खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो कभी फ्रांस जाता तो कभी ब्रिटेन आ जाता और लंबे समय तक पुलिस और उसके बीच ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। अब ये केस नेशनल की सीमा से निकलकर इंटरनेशनल बन गया था और पुलिस की नाकामयाबी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जा रहे थे, जिससे ब्रिटेन की काफ़ी किरकिरी भी हो रही थी। इसलिए अब पुलिस ने जांच का दायरा और आगे बढ़ाया और वेलेरियो को पकड़ने की जद्दोजहद के साथ उसके साथियों की भी तहकीकात करनी शुरू कर दी। इन्हीं जॉइंट एफर्ट्स की मदद से आखिरकार पुलिस को वो कामयाबी मिलने की उम्मीद दिखने लगी जिसकी उन्हें महीनों से तलाश थी। दरअसल एक दिन 2 अधिकारियों ने लंदन में एक कार को रोका जिसके अंदर कौन है वो नहीं जानते थे,
सिर्फ नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कार को रोका, और जब शीशा नीचे हटा तो पुलिस ये देख खुश और सन्न रह गई कि अंदर वेलेरियो बैठा है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग गया। ये देख पुलिस अधिकारी भी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन अचानक से वेलेरियो उनकी नजरों से ओझल हो गया। उसे चारों तरफ ढूंढा गया, पर उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला, मानो उसे या तो जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इस तरह पुलिस के हाथ से जीती हुई बाजी रेत की तरह फिसल गई। लेकिन अब पुलिस किसी भी हाल में वेलेरियो को बख्शने वाली नहीं थी, इसलिए अब टीम ने उसके साथियों को भी दबोचने का फैसला किया। हालांकि टीम नहीं जानती थी कि कौन उसके साथ शामिल था, लेकिन फिर भी सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई गई। उनके व्हीकल नंबर, होम एड्रेस, सब कुछ नोट किया गया, और फिर सस्पेक्ट्स की एक फहरिस्त तैयार हुई, जिनमें टॉप पर था एरिक रूबिन, जो पहले भी छोटे मोटे अपराधों के लिए पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। दूसरा था स्टीवन, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो वेलेरियो से जुड़ा हुआ था। अगला नाम था डेविड, जो न सिर्फ वेलेरियो के साथ काफ़ी घुला मिला हुआ था, बल्कि उसे कई बार वेलेरियो के साथ देखा भी जा चुका था। चौथा नाम था इज़राइल पिंक्स, जिसे भी पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते लिस्ट में शामिल कर लिया। हालांकि ये सब सिर्फ शक के आधार पर पुलिस की फाइलों में दर्ज थे, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि यही वो सीढ़ियां हैं जो उन्हें वेलेरियो तक पहुंचा सकती हैं। हालांकि इनमें से कुछ का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और इसके पीछे भी वेलेरियो की ही चाल थी। दरअसल वेलेरियो ने उन्हें इसलिए अपने प्लान में शामिल किया था ताकि पुलिस को कभी उन पर शक ना हो, और क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने के चलते वो पुलिस की रडार पर ना आए। लेकिन वेलेरियो से लिंक होने के कारण पुलिस ने एक एक कर उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। पिंकस की कार को व्हाइट होटल के पार्किंग एरिया में भी खड़ा देखा गया, जिसका उसने चालान भी भरा था, जबकि उसका न तो आसपास घर था और ना ही यहां रुकने का कोई जरिया। तो फिर वो होटल के बाहर क्यों रुका? ये सस्पिशियस एक्टिविटी देखकर पुलिस ने आसपास के लोगों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी, और उसके साथियों पर तो पहरेदारी बैठा दी गई, जिससे धीरे धीरे टीम को उस जगह का पता चलने लगा जहां वेलेरियो मौजूद हो सकता था। वेलेरियो से जुड़े हर इंसान पर टीम की पैनी नजर थी। वो कहाँ जाते हैं, कब घर से बाहर निकलते हैं, क्या काम करते हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुके थे, क्योंकि पुलिस को शक था कि कभी ना कभी वेलेरियो उनसे मिलने आ सकता था, या वो खुद पैसों के बंटवारे के लिए उसके पास जा सकते थे। इसलिए पुलिस दिन रात निगरानी करने लगी, और एक दिन निगरानी टीमों की नज़र एक फेरारी टेस्टारोसा पर पड़ी। यही वो व्हीकल था जिसका वेलेरियो कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा था, और ये गाड़ी वेलेरियो की ही थी। दरअसल वेलेरियो को पकड़ने से पहले फ्लाइंग स्क्वाड टीम उसकी छानबीन करने के दौरान लंदन के एक होटल में पहुंची थी, क्योंकि टीम को जानकारी मिली थी कि वेलेरियो इसी होटल में पनाह लिए हुए है। टीम ने जब वेलेरियो की तस्वीर दिखाई तो मैनेजर ने यह कंफर्म कर दिया कि हाँ, वेलेरियो इसी होटल में रुका हुआ है, और कुछ समय पहले तक भी वो यहीं पर था। पर अब वो होटल में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, सामान रूम में ही है, जिसका मतलब ये था कि वेलेरियो दोबारा होटल में आएगा। टीम ने मैनेजर से कहा कि जैसे ही वेलेरियो आए वो उसे तुरंत फोन करे। कुछ समय बाद टीम के पास होटल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि वेलेरियो अभी अभी होटल के अंदर एंटर हुआ है। यह सुनने के बाद पुलिस टीम तुरंत होटल की तरफ निकल पड़ी, और उन्होंने देखा कि वेलेरियो अपनी फेरारी में बैठकर कहीं जा रहा है। पुलिस ने न तो कोई शोर शराबा किया और न ही उसे रोकने की कोशिश की, बस खामोशी से फॉलो करती रही। वेलेरियो बे रोड से मार्बल आर्क की तरफ निकल पड़ा, लेकिन यहाँ ट्रैफिक ज्यादा था, जिसमें वेलेरियो की गाड़ी भी फंस गई, और यहीं पुलिस को सही मौका लगा। इसलिए पुलिस ने तुरंत वेलेरियो को घेर लिया और गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। हालांकि शुरू में वेलेरियो कार से बाहर नहीं निकला, इसलिए पुलिस ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला और हथकड़ी पहना दी। अगर अब उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर पुलिस को लंबा इंतजार करना पड़ता, क्योंकि वेलेरियो अपनी दूसरी फेरारी को बेचकर कोलंबिया जाने की प्लानिंग कर रहा था। पर उसकी फेरारी बिकी नहीं, इसलिए वो लंदन में ही घूमता रहा। पुलिस ने वेलेरियो को अरेस्ट कर तुरंत उसकी कार की तलाशी ली, जिसमें से पुलिस के हाथ एक ब्रीफकेस लगा, जिसके अंदर कई महंगे महंगे गहने और सामान थे, जिससे यह जाहिर हो गया कि वेलेरियो शायद इन्हें बेचने जा रहा था, और उसकी लाइफ चोरी किए हुए सामान की बदौलत ऐशो आराम से गुजर रही थी। पुलिस ने उसका फिंगरप्रिंट भी लिया, जो क्राइम सीन से मैच कर गया। पुलिस ने वेलेरियो से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली और न ही ये बताया कि उसके इस प्लान में कौन कौन शामिल था। वो हर बार बस एक ही बात कह रहा था कि उसने ये पूरी प्लानिंग अकेले की थी, लेकिन पुलिस भी बखूबी जानती थी कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। यकीनन वेलेरियो झूठ बोल रहा था, इसलिए अब उस पर दबाव बनाया जाता है
और पुलिस बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए तुरंत उसके साथियों को भी पकड़ लेती है, जिन्होंने वेलेरियो के सपने को साकार करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, जबकि वो न तो लंबे समय से वेलेरियो को जानते थे और न ही उसकी तरह शातिर और माहिर थे। तो फिर उन्होंने वेलेरियो के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, और वेलेरियो ने खुद से कम जानकार और कम शातिर लोगों को इस प्लान में शामिल क्यों किया? दरअसल वेलेरियो ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था कि कोई संगीन आपराधिक रिकॉर्ड न होने के चलते पुलिस उन पर कभी शक नहीं कर पाएगी और उसकी पोल खोलने वाला कोई भी पुलिस को मिल नहीं पाएगा। इसीलिए उसने इतनी बड़ी चोरी करने के बाद उन्हें सिर्फ 1-1 लाख रुपए दिए और बाकी सारा पैसा अपने पास रख लिया। वेलेरियो का ये शातिर दिमाग देख उसके साथी भी हैरान रह गए थे और उन्हें पहली बार पता चला था कि वेलेरियो सालों से पुलिस और कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता आ रहा है। अब पुलिस के हाथ में रॉबरी का असली मास्टरमाइंड आ चुका था, लेकिन अब भी सवालों की झड़ी लगी हुई थी। जैसे चोरी करने के दौरान वेलेरियो को कैसे पता चला कि कैमरे खराब हैं, दोपहर के वक्त सिक्योरिटी कम रहती है और 5:30 पहरा देने का टाइम होता है। सामान को लोड करने के लिए पीछे वाला एरिया एकदम सुरक्षित है और संडे की दोपहर को वहां पार्किंग पर कोई रोक टोक नहीं होती। वेलेरियो का कहना था कि उसने ये सब अकेले किया, लेकिन ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थीं कि उसके साथ कोई तो मदद के लिए था, शायद लतीफ़, क्योंकि डिपॉजिट सेंटर का पूरा कंट्रोल लतीफ़ के हाथ में ही था और वेलेरियो ने भी सबसे पहले उसे ही अपने कब्जे में लिया था। इसके अलावा लतीफ़ और वेलेरियो की अच्छी बोलचाल भी थी, इसलिए पुलिस के शक की सुई लतीफ़ की तरफ ही घूम जाती है। इसी बीच पूछताछ के दौरान वेलेरियो का साथी स्टीवन भी पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाता है और पूरे प्लान का पर्दाफाश कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जब प्लान का मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है तो फिर उसके कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए स्टीवन ने समझदारी दिखाई और खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे साथियों के खिलाफ सबूत देने शुरू कर दिए। साथ ही ये भी बताया कि डकैती के बाद क्या क्या हुआ था। वो ब्राउन कोर्ट गया था, जहां एक फ्लैट ब्लॉक के पीछे गैराज बना हुआ है। स्टीवन ने वेलेरियो के साथ मिलकर वहीं पर चोरी किया हुआ सामान छुपाया। उसके बाद वो साउदर्न लंदन के एक फ्लैट में गए। जैसे जैसे स्टीवन ने अपनी जुबान खोली, वैसे वैसे रॉबरी की धुंधली परतें हटती चली गईं और खुलासा हुआ कि इस चोरी में वेलेरियो के कई फैमिली मेंबर्स का हाथ भी शामिल था। स्टीवन ने बताया कि रॉबरी के बाद उसके फादर उसके आने का इंतजार कर रहे थे, जिससे यह साबित होता है कि उसके फादर भी रॉबरी के बारे में जानते थे। वेलेरियो के पिता उसी फ्लैट में रह रहे थे जिसमें वेलेरियो अपनी जिंदगी बिता रहा था। इसके बाद तो ये अफवाहें उड़ने लगीं कि वेलेरियो की लूट से उसके पिता ने भी भरपूर मौज मस्ती की है और दोनों ही रॉबरी का हिस्सा हैं। ये जानने के बाद पुलिस ने वेलेरियो के अगले साथी पिंकस को निशाने पर लिया और जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो गिरफ्तारी से पहले पुलिस को डिपॉजिट सेंटर का एक टेलीफोन बिल मिला, जिसमें खुलासा हुआ कि यह फ़ोन इजराइल से किया गया था, जिससे यह पता चला कि वेलेरियो लंदन पुलिस से बच निकलने के बाद इजराइल भाग गया था और वहीं से अपने साथियों से हालात का जायजा ले रहा था। लेकिन उसने सेंटर से क्यों फ़ोन किया? और कई बार ये फ़ोन नाइट्सब्रिज सेंटर में भी किए गए थे, लेकिन क्यों? ये सवाल उठते ही पुलिस का सारा शक लतीफ़ पर चला गया, क्योंकि गार्ड्स की तो कुछ समय पहले ही तैनाती हुई थी, इसलिए वो वेलेरियो को जानते तक नहीं थे। लेकिन लतीफ़ सालों से नाइट्सब्रिज को मैनेज कर रहा था, इसलिए अब पुलिस लतीफ़ को शक के कटघरे में खड़ा कर देती है और उसे अरेस्ट कर सख्ती से पूछताछ करती है। लतीफ़ भी जान चुका था कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो पूरा राज बताने के लिए राजी हो जाता है। लतीफ़ सारा इल्ज़ाम वेलेरियो पर डालते हुए कहता है कि उसने जो भी किया वो वेलेरियो के दबाव में आकर किया, क्योंकि उसने लतीफ़ को इस प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ एक झूठ था, खुद को बचाने की नाकाम कोशिश, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लतीफ़ वेलेरियो को रेगुलर बेसिस पर कॉल करके मौजूदा हालात के बारे में जानकारी नहीं देता। वेलेरियो के लिए लतीफ़ एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि उसने कस्टमर्स के लिए प्रीमियम की लागत कम कर दी थी ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ सकें। पर इस बीच उसे घाटा भी होने लगा था और रॉबरी के समय उसे कोई दूसरा प्रोफेशन नज़र नहीं आ रहा था। लतीफ़ के नाइट्सब्रिज डिपॉजिट सेंटर में 4000 बॉक्सेस में से सिर्फ 800 बॉक्सेस ही कस्टमर्स के इस्तेमाल में थे, बाकी खाली पड़े थे, जिससे लतीफ़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। धीरे धीरे लतीफ़ कर्ज के जाल में उलझता जा रहा था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब ये बात वेलेरियो को पता चली तो उसने लतीफ़ की इसी दुखती नस पर हाथ रख दिया और उसे यकीन दिलाया कि अगर वो इस चोरी में उसका साथ देता है तो वो उसे लूट का 1/3 हिस्सा देगा
और उसका नाम कभी किसी के सामने नहीं आने देगा। और सबसे बड़ा झटका तो लतीफ़ को तब लगा जब उसे पता चला कि वेलेरियो ने डिपॉजिट सेंटर के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड पर भी डाका डाल दिया है और उसके साथ जमकर एंजॉय कर रहा है। वेलेरियो ने हर मुमकिन कोशिश की कि लतीफ़ उसका गुलाम बनकर रहे। महंगी महंगी शराब पिलाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाना और ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना, इन सब से वाकई में लतीफ़ वेलेरियो के कंट्रोल में आ चुका था। लतीफ़ शराब और कोकीन का आदी था और उसके बिगड़ते आर्थिक हालात उसके शौक में रुकावट डाल रहे थे। इसलिए वेलेरियो ने उसे जमकर रिश्वत दी, जिससे न सिर्फ लतीफ़ की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी बल्कि उसके सारे शौक भी पूरे होते चले गए। इस बीच वेलेरियो ने लतीफ़ से अपना बीमा प्रीमियम बढ़ाने को भी कहा। साथ ही रॉबरी से लगभग 2 महीने पहले वेलेरियो ने बंदूकें और बाकी सेफ्टी का सामान भी सेफ डिपॉजिट में रख दिया। उसने सेफ डिपॉजिट का एक एक कोना अच्छे से खंगाल लिया था ताकि रॉबरी वाले दिन उसे कोई परेशानी ना हो। लतीफ़ ने भी उसे जो सेफ दिया था सामान रखने के लिए, उसे न तो किसी फाइल में नोट किया और न ही कहीं भी वेलेरियो के नाम का इस्तेमाल किया। इसलिए नाइट्स ब्रिज की फाइल्स में कहीं भी वेलेरियो का न तो नाम था और न ही कोई डॉक्यूमेंट, जिससे पुलिस को पता चल सके कि वेलेरियो यहाँ आया करता था। दुनिया की नज़रों में नाइट्स ब्रिज सेफ डिपॉजिट का मालिक लतीफ़ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका पूरा कंट्रोल वेलेरियो ने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। वेलेरियो ने इस प्लान को बनाने में काफ़ी समय लिया था और हर चीज़ बहुत ही बारीकी से जांची थी ताकि उसे सेकंड अटेम्प्ट की ज़रूरत न पड़े। इस बीच वेलेरियो ने गाड़ी खरीदी ताकि लूट का सामान उसमें भर सके। साथियों को प्लान के बारे में समझाया, खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया और साथ ही लतीफ़ को भी बातों में उलझाए रखा। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी उसके प्लान में बहुत सी मुश्किलात आईं, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके नौसिखिए साथी। जब वेलेरियो ने अपने एक साथी को गार्ड के रूम के बाहर तैनात किया और फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके साथी ने गलती से रेडियो की वॉल्यूम कम कर दी, जिससे वेलेरियो का उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो एक समय पर भूल ही गया था कि वेलेरियो को उसकी ज़रूरत है। इसी गुस्से में वेलेरियो ने उसे कई थप्पड़ भी मारे थे और गलतियों की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं हुई। डकैती से पहले वेलेरियो ने अपने एक साथी को बुलाया जो वैन के पास मौजूद था, लेकिन उसका साथी न तो आया और न ही उससे कोई संपर्क किया। इसलिए वेलेरियो को तुरंत डिपॉजिट सेंटर छोड़कर बाहर भागना पड़ा और इस बीच उसकी टक्कर एक पुलिस वाले से भी हो गई, लेकिन अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। रॉबरी की शुरुआत में ही एक के बाद एक कई गलतियां हो रही थीं, पर वेलेरियो ने हार नहीं मानी। उसने वैन में बैठे आदमी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे नाइट्स ब्रिज के अंदर ले जाने लगा। और किस्मत से अब रास्ते में कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं था। वेलेरियो का शेड्यूल 20 से 25 मिनट पीछे चल रहा था, इसलिए उसने बहुत जल्दबाजी में सेफ को लूटना शुरू किया और हथौड़े से जब सेफ पर अटैक किया तो इस बीच उसकी उंगली में गहरी चोट लग गई, जिससे सेफ पर खून से सनी हुई उंगली का निशान छप गया और यही आगे जाकर वेलेरियो को पकड़ने की सबसे बड़ी वजह बना। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि बॉक्सेस को उन्होंने कैसे खोला। स्टील के सेफ बॉक्सेस को खोलने के लिए एक चाबी होती है। अगर चाबी नहीं हो तो उन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वेलेरियो ने सेफ खोलने का नहीं बल्कि तोड़ने का इंतजाम किया और एक ऐसा हथौड़ा बनाया कि एक ही झटके में सेफ टूट गया। इस तरह एक बॉक्स को तोड़ने में वेलेरियो ने 5 मिनट से भी कम का समय लिया। वेलेरियो ने एक एक कर बॉक्स तोड़े और उसके साथियों ने उनमें से माल निकाला, लेकिन जितना एक्टिव वेलेरियो था उतना उसके साथी नहीं थे। इसलिए भी वेलेरियो को मात मिली और वो पुलिस के हाथ लग गया। अगर इस खेल में वेलेरियो ने अपनी तरह चालाक लोगों को शामिल किया होता तो न उसके प्लान में इतनी मुश्किलें आती और न ही वो इतनी आसानी से सरेंडर करते। लेकिन ज्यादा लोगों में अक्सर ऐसा ही होता है, एक ना एक साथी पूरे प्लान का पर्दाफाश कर ही देता है। इसलिए पुलिस की जरा सी सख्ती पर ही उसके साथियों ने अपनी जुबान खोल दी और सारे राजों से पर्दा उठा दिया। बताया जाता है कि वेलेरियो ने सिर्फ 4 दिन सामान को छांटने में ही बिता दिए थे और ज्वेलरी, कैश, हीरे, घड़ियां सबको अलग अलग करके रखा था। लेकिन इस बीच उसने एक गलती भी कर दी। वेलेरियो ने कुछ समय तक सामान को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए और ये लूटा हुआ सामान पुलिस को भी जल्द ही मिल गया, जिससे यह तय था कि रॉबर इसी देश में है। वेलेरियो ने कई देशों में भी ये सामान बेचा, जबकि हीरों के सौदे के लिए वो स्विट्जरलैंड और बेल्जियम गया। उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उसके सामान को बेचने और आसानी से पैसे दिलाने में माहिर थे, इसलिए उसे चोरी का सामान बेचने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ब्रिटेन में ये उसकी कोई पहली लूट नहीं थी, बल्कि इससे 18 महीने पहले भी वेलेरियो ने कम से कम 5 डकैतियां डाली थीं, जिनसे उसे 2.5 लाख पाउंड से ज्यादा की रकम मिल गई थी।
और यही रकम आगे जाकर नाइट्स ब्रिज चोरी करने के लिए आर्थिक हथियार बनी, जिससे वेलेरियो ने औजार खरीदे, लतीफ और अपने साथियों को जमकर पैसे खिलाए और नाइट्स ब्रिज में अपनी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर इमेज बनाने के लिए वहां भी सेफ में कई सारे पैसे जमा कराए। यानी उसने डकैती के पैसों को ही अगली डकैती के लिए इस्तेमाल किया था। एक डाका उसने मशहूर काउट्स बैंक में भी डाला था और वो बैंक में मोटरसाइकिल से आया था। उसके सिर पर हेलमेट लगा हुआ था। ना तो उसके साथ कोई साथी था और ना ही हथियारों का कोई खजाना। बस उसने बेखौफ अंदाज में बैंक में एंटर किया और अपनी कड़क आवाज बेखौफ अंदाज से पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में लेकर कस्टमर्स को जमीन पर बैठा दिया और कुछ ही मिनटों में 26,000 पाउंड लेकर वहां से रवाना हो गया। उसने जमकर इन पैसों को पानी की तरह बहाया, महंगे होटलों में स्टे किया, अलग अलग लड़कियों के खर्चे उठाए, उनके साथ जमकर मौज मस्ती की। लेकिन आखिर में उसकी एंजॉयमेंट गिरफ्तारी के बाद थम गई। पुलिस ने बताया कि नाइट्स ब्रिज की रॉबरी से वेलेरियो ने करीब 60 मिलियन पाउंड के रत्न, कीमती धातु और कैश लूटा था, जिसमें से 10 मिलियन पाउंड पुलिस ने बरामद कर लिए थे। इनमें एक फ्लिक डायमंड भी शामिल था, लेकिन 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी पर किसी भी मालिक ने अपना हक नहीं जताया। 1,50,000 पाउंड के हीरे और माणिक का हार था। इसके अलावा 25,000 पाउंड की कार्टियर घड़ी भी थी। जब मालिकों को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश विफल हो गई तो पुलिस प्रशासन ने दिसंबर 1992 में उनकी नीलामी कर दी। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और कोर्ट ने लतीफ को 18 साल की सजा सुनाई, डेविड को डकैती के लिए 16 साल, पिंकस को चोरी का सामान रखने के लिए 10 साल, जबकि स्टीवन को 12 साल। वहीं इस रॉबरी के मास्टरमाइंड वेलेरियो को पूरे 22 साल की सजा सुनाई गई, जबकि एरिक रूबिन इजराइल भाग गया था, लेकिन बाद में उसे एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। वहीं वेलेरियो के पिता पर कोई संगीन आरोप नहीं था, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं मिली। लेकिन 22 साल की सजा मिलने के बाद भी वेलेरियो के चेहरे पर कोई दुख की लकीरें नहीं थीं, बल्कि वो तो ये जानने के लिए बेताब था कि उसका नाम रॉबरी की वजह से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस रैंक पर दर्ज होता है। उसे इस बात का घमंड था कि उसने ब्रिटेन की उस वक्त की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर जेल में सड़ने के लिए डाल दिया था, लेकिन चोरी हुई प्राइस का लगभग 1/3 हिस्सा ही पुलिस के हाथ लग पाया था, यानी करीब 10 से 20 मिलियन पाउंड। हालांकि आज तक सटीकता से ये नहीं कहा गया है कि कितने कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई थी, क्योंकि पुलिस तक को नहीं पता था कि चोरी किए हुए बॉक्सेस में क्या क्या सामान मौजूद था। इसलिए सही आंकड़े बताना आज भी एक मुश्किल चैलेंज है। वेलेरियो ने भी कभी लूटे हुए माल की असली कीमत नहीं बताई और बाकी का हिस्सा कभी भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ। वेलेरियो से जब पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की, तो उसने बड़े गर्व से कहा कि ये उसकी रोजी रोटी है। अगर वो अब भी पकड़ा नहीं जाता तो यकीनन एक बैंक खोलता, कस्टमर के पैसे जमा करता और उन्हें लेकर भाग जाता। जेल में रहते हुए वेलेरियो ने अपनी करतूत के बारे में एक बुक लिखने का फैसला भी किया, क्योंकि वो दुनिया की नज़रों में मशहूर होना चाहता था। 4 साल की सज़ा काटने के बाद उसे ब्रिटेन सरकार ने इटली भेज दिया, जहां वो बहुत ही खामोशी से रहा, जिसके चलते उसे हफ्ते में पैरोल भी मिलने लगी और आगे जाकर उसे पूरे दिन आज़ादी से घूमने की इजाज़त मिल गई थी। वो सिर्फ रात रुकने के लिए जेल में आया करता था। अप्रैल 2000 में वेलेरियो अपने दोस्तों के साथ कार में सवार था और उनकी एक्टिविटी कुछ संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वेलेरियो और उसके साथी नहीं रुके। इसलिए पुलिस ने फायरिंग से उन्हें डराने की कोशिश की, पर उन्होंने भी फायरिंग करना शुरू कर दी और इस गोलीबारी में वेलेरियो को गोली लग गई और उसकी वहीं डेथ हो गई। इस तरह उसका चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जब भी बात ब्रिटेन की सबसे बड़ी डकैतियों की होती है तो वेलेरियो का नाम लोगों की जुबान पर जरूर आता है, क्योंकि उसने अकेले दम पर न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि उसे सटीकता से एग्जीक्यूट भी किया और कामयाब भी हुआ। वेलेरियो चोरी की दुनिया का वो खिलाड़ी था जिसने लंबे समय तक पुलिस की नाक में दम करके रखा और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी चर्चा हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वेलेरियो की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहले पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।